अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो हम न्यू नावल स्टार्ट करने वाले हैं और उस नावल का नेम है माही वे। ये जो नावल है ये भी आप में से एक ही रिक्वेस्ट में मैं जो है वो रीड करने वाली हूँ। जिस तरह से बाकी ही रिक्वेस्ट हैं वो भी नावल रीड किए जाएंगे। सबके नावल रीड करूँगी। जिसका नावल मुझे मिल रहा है, जिनकी वर्डिंग बिल्कुल ठीक है, उनका नावल जो है वो मैं रीड कर देती हूँ। सेब खाते हुए जैसे ही वो मुड़ी, अपने पीछे अस्मा बेगम को खड़े पाया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। मुंह में सेब होने की वजह से इससे सही से बोला भी नहीं गया। वालेकुम सलाम बेटा, अस्मा बेगम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, क्योंकि जिस हालत में वो खड़ी थी अस्मा बेगम के लिए अपनी मुस्कुराहट जब्त करना बहुत मुश्किल का काम था। एक हाथ में सेब पकड़े, दूसरे हाथ में एक प्लेट जिसमें केले, आड़ू और खुबानी रखे हुए थे और ख़ुद वो मुंह में सेब भरे इनसे बातें कर रही थी। आंटी, आपकी निकम्मी औलाद की मर्दों से शर्त ख़त्म हुई कि नहीं? सेब का टुकड़ा हलक से नीचे करते हुए कहा। इसने हंसकर अस्मा बेगम से दरियाफ्त किया, नहीं बेटा, अभी नहीं उठे वो लोग। हंसते हुए वो बोली, तुम बैठो और आराम से खाओ, मैं इन्हें जगाती हूँ। अस्मा बेगम ने मोहब्बत से कहा, नहीं आंटी, आप क्यों जाएंगी? ये नेक काम तो मैं खुद करूँगी, बस ये थोड़े से फ्रूट्स खा लूँ। आंटी, आपको पता है ये फ्रूट देखकर तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। क्या बताऊँ अब आपको? वो आंखें बंद किए जज्ब की कैफियत में बोली, अब केला चीर रही थी। आपको पता तो है ना कि खाना ही मेरी पहली मोहब्बत और कमज़ोरी है। बस फ्रूट्स को देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। वो बेचारी खिसका कर बोली और अस्मा बेगम तो बस आंखें फाड़े इसे देख रही थी। जूँ ही इसने आंखें खोली तो अस्मा बेगम को खुद के लिए तकते पाकर हंसने लगी। आंटी, आप भी सोच रही हो ना कि मैं कितनी पागल हूँ? नहीं बेटा, तुम खाओ, अपने ही तो घर है तुम्हारा। अस्मा बेगम ने प्यार से इसके गाल पर चुटकी काटी। जी आंटी, वो इंतहाई सादतमंदी से बोली। अच्छा आंटी, मैं ज़रा इनको जगा के आती हूँ। शेल्फ पर खाली प्लेट रखते वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इनके कमरों की तरफ चल दी। राहदारी अबूर करते वो जीने चढ़ने लगी। राहदारी में दाएं बाएं जानिब कमरे थे। दरमियान में एक बड़ा हॉल था जिसे बहुत ही महंगे फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। यह घर डिफेंस के बाकी घरों से बहुत खूबसूरत था। सीटी के धुन बजाते ही वो मतलूबा कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर बोली। इस कमरे से अगले कमरे के दरवाजे को एक नज़र देखा और दर से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। कमरे के औसत में एक डबल बेड पड़ा हुआ था और बेड के दाएं जानिब एक कद आवरा खिड़की थी जिस पर बारी पर्दे गिरे हुए थे। बाएं जानिब एक ड्रेसिंग टेबल था जिस पर मुख्तलिफ ब्रांडेड के परफ्यूम, मेकअप और लोशन पड़े हुए थे। कमरे में दो दरवाजे थे, एक स्टडी का और दूसरा एक वॉकिंग क्लोज का। कमरा ब्लैक एंड वाइट थीम से सजा हुआ था। इसने बेड पर देखा जहां वो मुंह तक कंबल ओढ़े तिरछी लेटी हुई थी। फलक चलती हुई इस तक आई और इस पर से कंबल हटाया और हमेशा की तरह वहां इसके पाँव थे। इसको आज तक इंसानों की तरह सोना ही नहीं आया। वह बड़बड़ाई और चलती हुई दूसरी तरफ आई और इस पर कंबल हटाया पर वो जूं की तूं लेटी रही। ये एले नहीं उठेगी, मुझे लगता है कि शायद मोहतरमा रात को पिंग पी कर सोई है। वो चलती हुई खिड़की तक आई और पर्दे हटाने पर वो भी ना हिली। हाय अल्लाह, कहीं मर तो नहीं गई? फलक ने दांतों में उंगली दबाते हुए कहा और फिर तस्दीक के लिए पास पड़ा जग उठाकर इस पर उल्टा दिया। हाय अल्लाह, अमल चीखती हुई उठ बैठी। सफ़ेद रंगत पिंक कलर का नाइट सूट पहने, लंबे घने बाल खोले हुए थे। इसने लाल आंखों से बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी फलक को घूरा। क्या हुआ जान? फलक ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए पूछा। कमीनी, कौन जगाता है ऐसे, वो भी इतनी सुबह सुबह? अमिल ने रोंदी सूरत बनाकर पूछा। इसकी बात सुनकर फलक तो उछल ही पड़ी। कुछ खुदा का खौफ करो यार, 12 बजने को हैं और तुम सुबह सुबह कहती हो, फलक ने घूरते हुए कहा। वट एवर यार, आज आराम करने का आखिरी दिन था, कल यूनिवर्सिटी जाना है और फिर कहाँ ये मुझे सोने देती तो क्या था। उफ, क्या मुसीबत। अमन ने रोंदू सूरत बनाते हुए पूछा और बालों का ढीला सा जूड़ा बनाते हुए बेड से उतरी। तुम कब आई? अमिल ने पूछा।
मैं तो 11 बजे आ गई, फिर आंटी ने फ्रूट्स वगैरह दे दिए तो बस वही खा रही थी। तुम्हें पता तो है ना, रिज़्क की बेकदरी नहीं करती। फलक ने मासूमियत से कहा, बस कर दो फलक, मुझे जैसे तुम्हारा पता ही नहीं ना। ये बात किसी और से कहना जो तुम्हें जानता ना हो। अमीर ने सर झटकाते हुए कहा, तुम तैयार हो, मैं ज़रा इसे देख लूँ, फिर शॉपिंग पर तो भी तो जाना है। फलक ने बुलंद आवाज़ में कहा ताकि अंदर तक आवाज़ चली जाए। हाँ भाई, देख लो, किसने रोका है? मानी खेजी से हंसते हुए अमिल ने हौक लगाई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इसके नाम से मत छेड़ा करो। फलक अच्छी खासी चिढ़ गई थी। जवाबन इसे अमल का कहका सुनाई दिया, जैसा भाई वैसी बहन। फलक मुंह बनाती स्टडी में दाखिल हुई, जहां दरमियान में एक स्टडी टेबल पड़ा हुआ था और दीवार के सामने बहुत सी शेल्फ जहां तरह तरह की किताबें पड़ी हुई थीं। स्टडी के बाएं दीवार में लगा दरवाज़ा खोलकर वो दानियाल के कमरे में दाखिल हुई और अमील और दानियाल का कमरा बिल्कुल साथ साथ था। दरमियान में एक स्टडी रूम था जिसमें दोनों कमरे के दरवाजे खुलते थे। दानियाल का कमरा बिल्कुल अमील के कमरे जैसा था। फ़र्क इतना था कि दानियाल के कमरे का थीम ब्लैक और ग्रे था। हाँ, मगर दानियाल का कमरा अमील के कमरे की निस्बत साफ और नफीस था। कमरे में नीम अंधेरा था। एक दीवार पर जा बजा अमील, फलक और दानियाल की स्कूल, कॉलेज और मुख्तलिफ यूनिट्स की तस्वीरें लगी हुई थीं। फलक मुस्कुराती हुई बेड तक आई। दानी दानी उठो यार, 12 बज गए। फलक को सोते हुए वो क्यूट सा बच्चा लगा। बच्चों की तरह एक तकिया बाजू में दबाए, दूसरा सर के नीचे रखे वो बहुत ही मासूम लग रहा था। वो किसी भी लड़की के दिल की दुनिया हिला सकता था। फलक ने अपनी सोचों को झटका। उफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अभी वो सोच ही रही थी कि दानियाल बोला, मम्मा ना करें यार, सोने दे मुझे। दानियाल ने करवट बदली। फलक की बर्दाश्त बस इतनी थी, वहाँ इसे महारानी को उठाओ और यहाँ इन लाड साहब को। दोनों एक ही जैसे हैं, डीठ मिजाल है जो एक आवाज़ पर उठें। फलक खुफदगी से बड़बड़ाई। दानी मनहूस उठ भी चुको अब। फलक ने बेखबर सोते दानियाल को बुरी तरह से झंझोड़ा। ओ मम्मी, बचाएं, मुझे जंजला आ गया। दानियाल बौखला कर उठा। अरे बेवकूफ़, चुप करो, ये मैं हूँ फलक। फलक ने तप कर कहा। ओहो, तुम कब आई? अभी आई हूँ, मगर मिजाल है जो तुम उठो, कब से जगा रही हूँ। इसने खुफदगी से मुंह फैलाते हुए कहा। दानियाल इसके अंदाज पर मुस्कुराया। हाँ, अब दांत क्यों निकाल रहे हो? मैंने सुबह को कुछ नहीं खाया, उठो और तैयार होकर नीचे आओ। तहम बड़े अंदाज में कहती वो नीचे चलेगी और मुस्कुराते हुए सर झटक कर दानियाल वॉशरूम में। तुम तीनों की कहाँ की तैयारी है? खाने के टेबल पर खाना रखते हुए अस्मा बेगम ने इनसे पूछा, जो नुक-सुक से तैयार बैठे हुए थे। अस्मा बेगम और शाहजेब साहब तो पहले ही नाश्ता कर चुके थे, पर इनकी निकम्मी औलाद की सुबह अब हुई। मम्मी, दरअसल हम तीनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, इसलिए आप फिक्र ना करें, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। दानियाल ने अस्मा बेगम को देखते हुए कहा, मगर ख्याल से कोई शरारत नहीं। अस्मा बेगम ने तनबीह किया। जी मामा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आंटी। वो तीनों एक साथ कहते बाहर चले गए। अस्मा बेगम ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखा और वापस काम में लग गई। शाहजेब खान सराज खान की इकलौती औलाद थी। इनकी शादी इनकी खालाजाद अस्मा बेगम से हुई। सराज साहब दिल के मरीज़ की वजह से ज़िंदगी से मुंह तोड़ गए। अस्मा बेगम और शाहजेब के 2 बच्चे थे, अमील शाहजेब खान और दानियाल शाहजेब खान। वो दोनों जुड़वा थे और शाहजेब खान की कुल कायनात थी। वो दोनों इनके बहुत ज़्यादा लाडले थे, पर बदतमीज़ बिल्कुल ना थे। हाँ, पर शरारती बहुत थे। इन शाहजेब साहब का अपना बिजनेस था। दोनों के साथ फलक भी इनके कामों में इनकी पार्टनर थी। हर जगह इनकी शरारतों के चर्चे थे। फलक का घर भी इसके बिल्कुल साथ ही था। वो तीनों 19 साल के थे और कॉलेज से फारिग हुए अब इन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। नवाब अवधी के 2 बेटे थे, सुहेल अवधी और फरहान अवधी। दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी, पर एक बार दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर लड़ाई हुई और फिर सुहेल अवधी घर छोड़ गए और अब वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। फरहान अवधी आखिर बड़े भाई से कब तक मुंह मोड़ सकते थे, तो फरहान अवधी ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर इनका पता न चला।
फरहान अवधी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा सारम अवधी और छोटी बेटी फलक अवधी। फलक छोटी और लाडली होने की वजह से थोड़ी शरारती थी। सारम भी पहले बहुत शौक सा लड़का था, मगर वक्त ने इसके साथ ऐसा खेल खेला कि वो बहुत संजीदा हो गया। फलक भाई, मैं इस बदलावे की वजह जानती हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं कर सकती। ये फलक, अमिल और दानियाल ही की वजह से था कि वो पहले जैसे तो नहीं, पर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था। फलक तो सारा दिन खान मेंशन में पाई जाती और दूसरे घरों के दरमियान दोस्ती का गहरा रिश्ता था। गाड़ी में जस्टिन बाइबर का गाना आई एम लोनली पूरे ज़ोरों शोर से चल रहा था। खिड़कियां खोले अमिल और फरीक दोनों खिड़कियों से बाहर निकली झूम रही थी। इर्द गिर्द से गुजरे मंजिलें भी इन पर फिक्रे कस रहे थे, मगर इन्होंने सबकी आदत थी, तभी सो बयानबाजी हुई थी। तुम दोनों अपना मुंह अंदर करोगी या नहीं? दानियाल ने सख्त झुंझलाया। इस वक्त वो तीनों एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, स्काई ब्लू चेक वाली शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स। क्या है यार दानी, हद करती हो, इंजॉय तो करने दो, फलक ने चिढ़कर कहा। अभी फलक बोल ही रही थी कि पास से गुजरने वाले एक लड़के ने अपने दांत दिखाते हुए होंक लगाई। ओहो, लाहौर दियाँ कुड़ियाँ, हाय कुर्बान! फलक और अमिल को तो इसके दांत देखकर ही कराहत होने लगी। वो बेचारा जो कुर्बान जा रहा था, गाड़ी के शीशे बंद होते देखकर मायूस ही हो गया। देखा, मैं बोल रहा था ना, अंदर आओ। मोहतरमा फलक लाले दी जान, दानियाल ने कहका लगाते हुए कहा। अच्छा दानी, दफ़ा करो और गाड़ी तेज़ चलाओ ना प्लीज़, अमल मिन्नत अमेज लहजे में बोली, जबकि फलक को तो दानियाल के इस बोले पर आग ही लगी। समझा पता नहीं क्या है खुद को, क्या है पूरा बदतमीज़ अमेरिकन बंदर। फलक ज़ेरे लब बड़बड़ाई। ये क्या बोला तूने मुझे? बैक मिरर में दानियाल ने आंखें दिखाते हुए पूछा। तुमसे मतलब मेरी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी बोलूं, फलक ने तपकर जवाब दिया। ओहो बस करो तुम दोनों, मैं भी हूँ। तुम लोगों के साथ जब देखो लड़ते ही रहते हो। मैं नहीं लड़ती, तुम्हारा भाई खुद ही शुरू हो जाता है, फलक ने गुस्से से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं यानी कि मैं शुरू करता हूँ? तो शायद मैं ही शुरू करता हूँगा, कंधे उचाते हुए दानियाल ने मासूमत से कहा। उफ दानी, तुम चुप करो, अमिल ने दानियाल को घूरते हुए वार्निंग दी। अच्छा सॉरी, बस करो गुड़िया, और पूरे 10 मिनट बड़ा हूँ तुमसे, आप बोला करो मुझे, क्या तुम लगाई रखी है, दानियाल ने बज़ाहिर संजीदगी दिखाते हुए कहा। ओहो आप तो ना, अमी ने अपनी शर्ट के कॉलर में मुँह छुपाकर शर्माने की नाकाम और अदाकारी करते हुए कहा। बस करो छुई में शर्माना तो देखो इसका, फलक ने दानियाल को देखते हुए कहा और दोनों हंसने लगे। यही तो थी इनकी दोस्ती, अब लड़ रहे थे और अगले ही लम्हे वो हंस भी रहे थे। यार दानी, तुम पर यह शर्ट बहुत सूट करती है, अमिल ने साइदगी से कहा। ओ तो फिर तुम लोग भी यही ले लो, दानियाल ने शर्ट को उल्ट पुल्ट करते हुए कहा। पर मुझे ये कलर सूट नहीं करता, फलक परेशानी से बोली। नहीं, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। क्यों अमिल? दानियाल ने अमिल की भी राय ली। हाँ फलक, तुम पर सूट करेगा ये कलर, और मुझे भी ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, अमिल ने कहा। वो तीनों हमेशा एक साथ और एक जैसी शॉपिंग करते और हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनते। इसी वजह से अक्सरियत बहुत सी पार्टी और त्योहारात में बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी होते। एक तो तीनों ही खूबसूरत, जो एक दफ़ा देखने वाले को दूसरी बार देखने पर मजबूर करते, और दूसरा इनकी ड्रेसिंग सेंस भी कमाल थी। अच्छा चलो फिर ले लो तीनों की, दानियाल बोला। हाँ तुम पैक करवाओ, हम दूसरी शॉप पर जा रहे हैं, अमिल और फ़रक दानियाल को बताकर निकल गई। अमिल और फ़रक अलग अलग रेक्स की तरफ बढ़ी। अमिल शर्ट देखते ही रह गया कि कोई आकर इससे ज़ोर से टकराई। साफ पता चल रहा था कि ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि जिस तरह अमिल सबसे अलग होकर बिल्कुल साथ खड़ी थी, तभी वो किसी भी तरह से टकराना नामुमकिन था। बर वक्त दीवार का सहारा लेकर अमिल ने खुद को गिरने से बचाया। ओहो सॉरी ब्यूटीफुल, फ़हद कुरैशी ने माजरत करते हुए कहा। बाय द वे, आप पर यह कलर बहुत सूट कर रहा है ब्यूटीफुल लेडी, फ़हद ने खबासत से हंसी भरी। ऐसा ही था, वो हर रात चलती खूबसूरत लड़की को तो वो अपनी मलकियत ही समझता, ताकत और इक़्तिदार इसे अच्छा बुरा सोचने ही कब देती। फ़हद के देखने का अंदाज़ा मिलकर
अमिल को सख्त नागवार गया। इसके पीछे इसके दोस्त भी बेढंगे अंदाज में कहके लगा रहे थे, स्टॉप दिस नॉनसेंस। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को पहले जानबूझकर टकराते हो और फिर लाइन मार के डेट पर ले जाते हो, मगर मैं इन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं अमीर शाहजेब खान हूँ जो अपने मुकाबिल को नाक चने चबा देती हूँ। तुम हो क्या चीज़ मेरे सामने? अमीर ने तड़प कर कहा। वाह, आप तो डेट तक भी पहुँच के चले। आज रात फिर फ्री हूँ तो डेट के बारे में क्या ख्याल है? फहद ने हंसते हुए कहा। शट अप यू ब्लडी बास्टर। अमीर से मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका तो फहद के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। फहद का चेहरा ज़ब्त के बायस लाल हुआ, इसलिए इसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फहद के दोस्तों की बतीसी भी अंदर चली गई। फहद ने चेहरा अमीर की तरफ मोड़ा और एक दफ़ा तो अमीर ने इसका लाल चेहरा देखकर खौफजदा हुई, मगर अगले ही लम्हे खुद को कंपोज किया। तुम जानती हो तुमने किसको थप्पड़ मारा? तुम खुद को अपना नाम नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा? अमीर अपनी ही बात पर हंसते हुए बोली। चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुमने फहद कुरैशी को थप्पड़ मारा है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझ पर हाथ उठाए। पर देखो, आज तो तुमने ये गलती की है, आइंदा ख्याल रखना। दूसरी बात कि मुझे ऐसी लड़कियां ही पसंद हैं। फहद कुरैशी ने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। अमीर कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में दानियाल और फलिक भी आ गए। लोगों का जुर्मट देखकर दोनों इधर ही आ गए। ये अमीर को देखकर दानियाल को अंदाज़ा हुआ कि ज़रूर अमीर ने कोई उल्टी सीधी हरकत की। इसी बात का तो पता था कि मगर फिर इसने जाकर फहद कुरैशी से माजरत कर ली। इतने लोग इर्द गिर्द खड़े थे, जो भी था ये कोई भी भाई बहन पर ऐसी नज़रें कहाँ बर्दाश्त करता। आई एम सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, दानियाल ने शर्मिंदा होते फहद से कहा। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फहद ने नज़रों का फोकस अमल पर रखते हुए कहा। दानियाल ने फहद से हाथ मिलाया और अमीर का हाथ पकड़कर इसे खींचकर बाहर ले आया। फलक भी फहद को एक नज़र देखते बाहर की तरफ लिपकी। गलती उसकी थी, तुमने सॉरी क्यों कहा? अभी दानियाल कुछ बोलता कि अमीर बोली। अमीर कोई मजाक थोड़ी ना है, ये मैं इधर ही था ना, मुझे कहती। दानियाल खुफ्तगी से बोला। छोड़ो यार, क्लोज दिस टॉपिक और मूड ठीक करो अपना। फलिक ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। हाँ ना दानियाल, अच्छा आइंदा नहीं करूँगी। अब ये मरासियों वाली शक्लें ठीक करो, लोग क्या कहेंगे, इतनी प्यारी लड़कियां और एक बंदर के साथ घूम रही हैं। क्यों फलिक? अमीर ने दानियाल को तपाने के लिए आखिर में अपनी जींस की पॉकेट में मोबाइल उड़ती फलिक को भी घसीटा। हाँ बिल्कुल, और मुझसे किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी ड्राइवर है मेरा। फलक भी भला क्यों पीछे रहती, और दानियाल बेचारा इतनी बेइज्जती पर मुंह खोले इन्हें देख रहा था। चलो ये मुंह क्यों खोला हुआ है, बंद करो। वो दोनों हुक्म देकर चल पड़ी और वो बेचारा इतनी बेइज्जती करवाकर इनके पीछे चल पड़ा। पर फ़ोन का कैमरा खोल कर देखना नहीं भूला था कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो। उफ़ यार, आज तो बहुत थक गया, अमीर ने शॉपिंग बैग लाउंज के सोफे पर रखते हुए कहा। फलक भी थक गई तो अस्मा बेगम से मिलकर घर चली गई। बेटा खाना लगाऊं? अस्मा बेगम ने इनके थके चेहरों पर नज़र डालते हुए कहा। नहीं मम्मा, हम खा कर आए हैं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अमीर मेरी कॉफ़ी ले आना। अस्मा बेगम को जवाब देकर आखिर में इसने पानी पीती अमीर को मुखातिब किया। पानी पीती अमीर को तो बात सुनकर उछल ही गई। मेरी कॉफ़ी ऊपर कमरे में ले आओ। एक क्या कहा? मेरी कॉफ़ी ऊपर कमरे में ले आओ। दानियाल ने इसके कान के करीब होकर चीखने के अंदाज में एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। उफ, परे मरो गधे, इतने ज़ोर से क्यों भौंक रहे हो? दानियाल ने सोचने की भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा कि गधे भी भौंकते हैं क्या? और अभी बेचारा इसका अवार्ड जीतने ही वाला था कि अमीर ने अपना सैंडल एक सू इसके एंगल पर घुमाकर दानी के बाजू पर ऐसे मारा कि नतीजे में दानी की दिलखरीज चीख वसूल हुई, जो कि अमीर का कलेजा ठंडा कर दी। और अस्मा बेगम तो कब से कमरे में चलेगी, मगर दानी की आवाज़ सुनकर भागती भाग गई। कहीं सारी ना फाड़ दें। फिर अमीर ने इसका, आइंदा के बाद मुझे हुक्म देने से पहले 100 बार सोचना, ये चौंचले अपनी बीवी से उठवाना। अमीर ने कहा। उफ मामा, देखिए ना, जहाँ लड़के के सामने इसकी शादी की बात कर रही है। अमीर यार ना किया करो, मुझे शर्में आती हैं। दानियाल ने हाथ मुंह में छुपाते हुए कहा। मामा अपना दुपट्टा भी दे देना इसे, अमीर ने अपना कहका रोकते हुए कहा।
मामा और मैं तो कहती हूँ लड़की ढूंढना स्टार्ट करें। जिस बेचारी की शक्ल है किसी ने इतनी जल्दी अपनी बेटी भी नहीं देनी। ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लड़की है तो सही, दानियाल ने कहा कहकर दांतों के जले जुबान दे दी। अरे बेशरम नहीं आती, अरे बेशरम शर्म नहीं आती, इसके सामने ऐसी बातें करते हो। दानियाल बेचारा खिसकाकर ऊपर की तरफ बढ़ा और सीढ़ियों से हाँक लगाई। अमिल काफ़ी लेकर आना, फिर एक बात भी बतानी है। और ये था बहन भाइयों का हरबा जो हमेशा काम करता था। अमिल तो बागी बागी किचन में गई। हाँ हाँ ला रही हूँ, पर अगर कोई फजूल बात हुई ना तो देखना। और दानियाल इसको बेवकूफ़ बनाकर कमरे में जा चुका था। फलक काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मामा बाबा और भाई से मिलकर सीधा कमरे में आई और शावर लेने चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली, इसके फ़ोन की मैसेज ट्यून बजी। इसने लिपक कर फ़ोन उठाया। पार्टनर्स के नाम से एक मैसेज जगमगा रहा था। इसने जल्दी से मैसेज ओपन किया। अगर फारिग हो तो मुझसे रब्ता करो। एक सतर पर मुश्तमिल छोटा सा मैसेज था। इसने जल्दी से कॉल की और तीसरी ही बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक, तुम सुनाओ इस वक्त, मगर क्यों? इसके लहजे में तशवीर थी। अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है? चलो सही, तुम आ जाओ, मैं निकलती हूँ, वेट करो। ओके ओके, खुदा हाफिज़। दूसरी तरफ से शायद राब्ता मुंतकिल हो गया। वो जल्दी से ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी और तैयार होकर बाहर निकल आई। दाखिली दरवाजे के पास ही इसे आयशा बेगम मिली। आयशा बेगम एक तफसीली निगाह इस पर डाली। सर पर कैप, जीन्स शर्ट पहने वो फिर से कहीं जाने के लिए तैयार नज़र आ रही थी। कहाँ जा रही हो, और वो भी इस वक्त? आयशा बेगम ने घड़ी को देखते हुए कहा। मामा वो मैं दरअसल अमल ने बुलाया है, इसे कोई काम है, मैं जल्दी से आने की कोशिश करूँगी। ओके बाय, बाबा और बाई को भी बता दीजिएगा। वो इसके गाल चूमती हुई बाहर निकली। उफ, ये लड़की भी ना। आयशा बेगम सर झटका कर अंदर आईं। तारीख सड़क के कोने में इसे स्टीयरिंग लाइट की रोशनी में गाड़ी खड़ी नजर आई। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा खोलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पार्क की तरफ चलो या किसी होटल में? सामने वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिसे इसका जवाब जानता हो। ऑफ कोर्स होटल में, मैंने तुम्हारी वजह से जल्दी जल्दी कुछ खाया भी नहीं, इसने मुंह बगाड़ते हुए कहा। अच्छा चलो सही, वैसे वाकई कुछ नहीं खाया। मुस्कुराहट जब्त करते हुए इसने स्टीयरिंग घुमाया। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, चुप करके बैठो, फलक नाराज़गी से बोली। अच्छा सबूत कैसे मिले तुम्हें? फलक ने पीसी होटल में इसके मुकाबिल बैठते हुए पूछा। ऑफिस गया था मैं इनके, फिर इनके कपड़ों पर मुझसे चाय गिर गई। वो साफ़ करने गए तो बस लाकर हाथ साफ़ किए। किस्मत से वो खुला ही था, शायद कुछ निकाल रहे थे, इसने आंखें दबाते हुए कहा। क्या खाओगी? इसने मेन्यू कार्ड देखते हुए कहा। लाओ मैं खुद कर लेती हूँ ऑर्डर, तुम अपना कर लो पहले। नहीं भाई, मैं तो कॉफ़ी लूँगा, बस तुम खाओ, इसने कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, फलक ने कंधा उचाते हुए कहा। वेटर को ऑर्डर देने के बाद वो इसकी तरफ मुड़ी। इस फाइल की कॉपी है। हाँ लाया हूँ, ये लो, इतना तुम अपने पास संभाल के रखना, इसने तनबीह की। इसने एक नीले रंग की फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। ठीक है, अल्लाह करे सारे मसाइल हल हो जाएं, सब पहले जैसा हो जाए, फ़ाइल पर नज़र दौड़ाते ही फलक ने कहा। हाँ उम्मीद तो है। आलिया बाजो ठीक है और बाकी सब? फलक ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम्हें याद है बहुत अपनी इन सब की भी। बस अब तो सब ठीक हो जाएगा, कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। अमीन और दानियाल कैसे हैं? ठीक हैं, कोक पीते हुए फलक ने जवाब दिया। तुमने हमारे बारे में दानियाल को बताया? संजीदगी से फलक की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं, और बताना भी चाहती भी नहीं हूँ, फलक ने टिश्यू पेपर उठाते हुए कहा। अच्छा किसी को भी मत बताना, वरना अगर ये बात खुल गई तो हमारे लिए मसला होगा। कॉफ़ी का खाली मग मेज़ पर रखते हुए इसने कहा। ऐसी बातें तो मत करो ना, तुम्हें पता है ना तुम कितने अहम हो मेरे लिए, फलक ने नम लहजे में कहा। और मैं कल रात में ही बाबा से बात कर लूँगी, फलक ने संजीदगी से कहा। हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, इसने मेन्यू कार्ड में पैसे रखते हुए कहा। चलो, फलक भी कुर्सी धकेलती हुई उठ खड़ी हुई। रास्ते भर दोनों खामोश रहें। ओके, कल यूनी में मुलाकात होगी, और अब मेरे डिपार्टमेंट का पता है ना तुम्हें, वरना मैं गेट पर आ जाऊंगी, इसने फलक को देखते हुए कहा। हाँ हाँ पता है, और ना पता चला तो पूछ लेंगे किसी से, और गेट पर आने की ज़रूरत नहीं।
फलक ने इसके कंसर्न पर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो खुदा हाफिज़। फलक ने एक साइड पर होकर हाथ मिलाया। खुदा हाफिज़। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और स्टीयरिंग लाइट की रोशनी में फलक ने इसकी दूर जाती गाड़ी को देखा। फिर सर झटकती अपने घर की तरफ बढ़ी और इसे खुल यूनिवर्सिटी जाना था। अस्सलाम वालेकुम। फलक फरहान साहब की बाएं जानिब कुर्सी खींचकर बैठी। वालेकुम सलाम। तो आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा था? ऐनक लगाते हुए फरहान साहब ने देखा, जो ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने हुए थे। जी बाबा, फलक सादतमंदी से कहती कुर्सी खींचकर बैठी। हाँ, ये आलू के पराठे भी क्या ज़बरदस्त चीज़ हैं, यानी कि हद होगी। इनकी खुशबू तो दरवाजे को चीर कर कमरे तक आ पहुंची।